सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमएलटी ट्यूटिंग क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे CRE 4 एम्स का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो मोस्टली मैं ब्लैक बोर्ड पे इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक स्मार्ट बोर्ड स्टडी। इट इज ऑल्सो बिकॉज स्मार्ट बोर्ड स्टडी जो होती है ना, उससे हम स्पेलिंग्स याद नहीं कर पाते हैं, है ना। सेकेंड थिंग, जो चीज़ हम लिखते हैं ना, वो बहुत अच्छे से याद होती है और बहुत टाइम तक याद रहती है, क्योंकि इससे हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो मेमोरी बनाते हैं। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, is used to evaluate which coagulation pathway. अब ये क्वेश्चन करते हुए हम जितना भी हमारा कोएगुलेशन पाथवे है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ठीक है, कौन कौन से किस किस कोएगुलेशन पाथवे में आते हैं, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है हम इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे मेन एम यही होता है कि इससे रिलेटेड अगले पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हम करें, क्योंकि पुराना क्वेश्चन पेपर करके कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा कोएगुलेशन पाथवे होता है, ठीक है, वो क्या है? कोएगुलेशन पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसमें whenever a person got injured, ठीक है, कोई भी पर्सन इंजर हुआ, उसका खून निकला, उसके बाद जो उसके ऊपर क्लॉटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्लॉट बनना, खुरन जो बनती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कोएगुलेशन पाथवे। अब इसमें कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब कोएगुलेशन पाथवे जो होता है वो आता है हमारा पैथोलॉजी के अंदर, हिमैट में। इसके अंदर तीन तरह के पाथवे होते हैं। पहला होता है एक्सट्रिंसिक, दैट इज आउटसाइड द वेसल, जिसके अंदर क्लॉटिंग हुई है, ठीक है, जिसके अंदर चोट लगी है। सेकंड इज इंट्रिंसिक, मतलब अंदर के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज कॉमन पाथवे। कॉमन मतलब जो दोनों में यूज होते हैं, इंट्रिंसिक में भी और एक्सट्रिंसिक में भी। अब सबसे पहले ये जो हम बात कर रहे हैं कोएगुलेशन पाथवे, ठीक है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे, ये क्या होते हैं और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स की। किसकी? क्लॉटिंग फैक्टर्स की। तो हमारी बॉडी के अंदर, ये कह सकते हैं हमारे ब्लड के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 12 होते हैं, बट 6 उसमें एब्सेंट होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको एक निमोनिक से याद करेंगे, जिससे इजीली हमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स याद हो जाए, क्योंकि 13 के 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स चलिए एक बार आप याद कर लेंगे, बट हमारे साइंस के अंदर इतने सारी, कहते हैं ना कि टेबल्स होती हैं, डायग्राम्स होते हैं, अगर अच्छे से निमोनिक ना लिखे ना तो हमें याद नहीं होंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए बहुत एक अच्छा निमोनिक बनाया कि जब भी स्टूडेंट्स कॉलेज में एंटर करते हैं ना, तो उनकी क्या होती है, फ्रेशर पार्टी होती है। तो उसमें क्या करते हैं, वो सीनियर्स को बुलाते हैं, गाना गाते हैं, खेलते कूदते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर मैंने एक निमोनिक बनाया, दैट इज, ठीक है, फ्रेशर पार्टी टुडे, ठीक है। फ्रेशर पार्टी है आज, कम ऑन लेट्स सिंग, चलो मिलकर गाते हैं, एंड कॉल सीनियर्स एंड कम ऑन लेट्स सिंग, ठीक है। 6 फैक्टर हमारा एब्सेंट होते ना, कम ऑन लेट्स सिंग एंड
call seniors and tell them please have fun. ठीक है, अब आपको अगर जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को 1.2 या 1.5x पे क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं. ठीक है, कि मैं नहीं चाहता आपका एक भी मिनट वेस्ट हो बकवास बातों में. ठीक है, तो सबसे पहला एफ से क्या आता है हमारा फिब्रिनोजन. एफ से आता है हमारा फिब्रिनोजन फैक्टर. पी से आता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम. ठीक है, टी से आता है हमारा टिश्यू फैक्टर. ठीक है, सी से आता है हमारा कैल्शियम आयंस. एल से आता है हमारा लेवाइल फैक्टर. ठीक है, इसको प्रो एक्सिलरिन भी बोलते हैं. सिक्स्थ हमारा एब्सेंट होता है इसलिए इसका कोई नाम नहीं है. सेवेंथ है हमारा स्टेबल फैक्टर. ठीक है, नेक्स्ट इसको हम प्रो कन्वर्टिन भी बोलते हैं. एट्थ है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ है हमारा क्रिसमस फैक्टर. ठीक है, क्रिसमस फैक्टर को और हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी बोलते हैं, बी. ठीक है, ये होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ये इसको हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोलते हैं. ठीक है, एस से होता है हमारा स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर. ठीक है, तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे दिया था. नेक्स्ट होता है हमारा पी से होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है, एच से होता है हमारा हैगमैन फैक्टर. और लास्ट एफ से होता है हमारा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. ठीक है, तो फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन, 2 प्रोथ्रोम्बिन, 3rd टिश्यू फैक्टर, then calcium ion, then labile factor, stable anti-hemophilia factor A, Christmas और anti-hemophilia factor B, Stewart Parr factor, plasma thromboplastin, Hagman and fibrin stabilizing factor. और भी फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर जैसे विटामिन डी, ये सब. बट टोटल हम अपने कोएगुलेशन कास्केड में ये कह सकते हैं, स्विच प्लग मॉडल कह सकते हैं, उसमें हमारे जो होते हैं 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. याद करने का तरीका है, फ्रेशर्स पार्टी टुडे, कम ऑन, लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स, प्लीज हैव फन. ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको याद करने का तरीका है. तो सबसे इजीएस्ट तरीका है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, इंट्रिंसिक में कौन कौन से आते हैं, कॉमन में कौन कौन से आते हैं. ठीक है, तो हमारा एक्सट्रिंसिक है. तो अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक की, तो एक्सट्रिंसिक में 2 फैक्टर आते हैं, 7 और 3. ठीक है, 7 कौन सा है हमारा स्टेबल फैक्टर और 3 कौन सा है हमारा टिश्यू फैक्टर. नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक में आते हैं हमारे फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 8. और अब जितने बचे सब कॉमन पाथवे में आते हैं. तो आपने देखा होगा बहुत सारे एमएलटी टीचर्स ने इसका आंसर एक्सट्रिंसिक लिखवाया है, जो बिल्कुल गलत है. एक्सट्रिंसिक कैसे होगा प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, कभी नहीं हो सकता है. प्रोथ्रोम्बिन जो क्या करता है, थ्रोम्बिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है. तो जब ये प्रिकर्सर है थ्रोम्बिन का, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका एक्सट्रिंसिक होने का या इंट्रिंसिक या कुछ भी होने का. तो इट इज अ कॉमन पाथवे, तो इसका आंसर कॉमन पाथवे आएगा. ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, कॉमन पाथवे और एक था फिब्रिनोलाइटिक पाथवे. तो इसका आंसर हमेशा कॉमन पाथवे आएगा. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारा कॉमन पाथवे होता है, क्योंकि ये आगे जो हमारा क्लॉट फॉर्मेशन होता है, फिब्रिन फॉर्मेशन होता है ना, फिब्रिन थ्रेड बनते हैं, उसमें हेल्प करता है. तो प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ थ्रोम्बिन दैट कम्स अंडर कोआगुलेशन पाथवे, दैट इज कॉमन पाथवे.
ठीक है, तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कि ये किस में आता है वो किस में आता है, तो देखो एक चीज ध्यान रखनी है, एक्सट्रिंसिक 7 और 3, ठीक है, और इंट्रिंसिक हमारा 8 9 11 12, ठीक है, 8 9 11 12, इसमें सिर्फ 10 को आपको क्या कर देना है, हटा देना है, वरना 8 9 11 12 और 7 3, उसके अलावा जितने भी है कॉमन पाथवे। अगर बात की जाए फिबोनाची पाथवे की, तो कोई पाथवे होता नहीं है, तो वो जहां पर भी आएगा उसको हम क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है आंसर को। तो चलिए आपने अच्छे से समझ लिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब जरूरी नहीं है सीआरई में ही है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर से क्वेश्चन हम देखते हैं मोस्टली, किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ सकते हैं, ये हमारा हेमेटोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या आता था, विच एंटीकोगुलेशन इज मोस्ट लाइकली टू यूज फॉर सीबीसी, है ना, क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, सीबीसी के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट चाहिए। अब इसको एंटीकोएगुलेंट लिख लो, एंटीकोगुलेंट लिख लो, दोनों चीजें एक ही होती है, ठीक है, ब्रिटिश और कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है, ज्यादा ध्यान मत देना इसमें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया आपको, तो सबको पता है इसका आंसर, है ना, दैट इज, पहला क्या है ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, सोडियम सिट्रेट, ठीक है, दूसरा हमारा दिया गया है हिपैरिन, अब इसको हम ट्राई सोडियम सिट्रेट भी लिख सकते हैं, याद रखना ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है जो हमारे ब्लैक वाइल में होता है ना। दूसरा दिया गया हिपैरिन, तीसरा दिया गया है ईडीटीए, ठीक है, चौथा दिया गया है फ्लोराइड ऑक्सलेट, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड लिख लो इसको, हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब कुछ और भी हमारे बचते हैं तो हम उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, जब हमें पढ़ना ही है तो हम सारे पढ़ लेते हैं। और कौन कौन सा होता है हमारा, एक होती है हमारी रेड वाइल, जो क्या होती है विदाउट एंटीकोगुलेंट, दैट इज नो एंटीकोगुलेंट, ठीक है। अब ये हमारी कोई बची है, देखते हैं, सोडियम सिट्रेट ब्लैक वाइल होती है, ईएसआर के लिए यूज होती है, ब्लैक कलर की वाइल होती है। हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन किसके लिए यूज होती है हमारे, मोस्टली जेनेटिक टेस्ट के लिए, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर टेस्ट के लिए। हिपैरिन को हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ईडीटी क्या होता है, इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है, हाँ सीबीसी के लिए यही यूज होता है। इसका कलर क्या होता है, पर्पल या फिर लेवेंडर, ठीक है, इसका कलर होता है। नेक्स्ट फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड क्या होती है, ग्रे, ग्रे किसके लिए होती है, शुगर टेस्ट के लिए मोस्टली हम कहते हैं, ठीक है। नो एंटीकोगुलेंट में हमारी दो आती है, दैट इज रेड और येलो। येलो के अंदर सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जेल सेपरेटर होता है, ठीक है। नॉर्मल हम जितने भी हमारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के फिर कह सकते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसमें यूज करते हैं। तो क्या हम कोई सी वाइल छोड़ रहे हैं इसके अंदर, चलिए गैस करिए, मुझे बताइए, आई विल गिव यू 10 सेकंड्स कि सर इसके अंदर हमने कोई वाइल छोड़ी है क्या। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ याद है, सबसे पहले क्या होती है, चलिए ऑर्डर ऑफ ड्रॉ से जानते हैं। सबसे पहले कल्चर बॉटल, देन ब्लू ऑयल, ठीक है, देन ब्लू ऑयल के बाद कौन सी आती है हमारी, ग्रीन, ग्रीन के बाद सीबीसी लेवेंडर, उसके बाद प्लेन वायल, प्लेन वायल के बाद बताइए, ठीक है, ब्लैक वायल, ब्लैक वायल के बाद हमारी क्या आ गई लास्ट, ग्रे वायल, ठीक है। तो मोस्टली मोस्टली हमने सारी कर ही ली है।
ठीक है, एक रह गई हमारी ब्लू, है ना, जो आपने नहीं बताया, जो किसके लिए यूज होती है, डी डाइमर के लिए। डी डाइमर का स्पेशल टेस्ट होता है, उसके लिए यूज होती है, और पीटी के लिए, प्रोथ्रोम्बिन के लिए, ठीक है, एपीटीटी के लिए, इन सब के लिए ब्लू वाइल हमारी यूज होती है। इसके अंदर क्या होता है, सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है, सोडियम सिट्रेट या सोडियम ऑक्सलेट होता है इसके अंदर। अब अगर आपसे मोड ऑफ एक्शन पूछा जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या था, सीबीसी के लिए कौन सी एंटीकोगुलेंट यूज होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, लेवेंडर, दैट इज ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। अब सबका मोड ऑफ एक्शन अलग होता है। अगर आपसे पूछा गया कि कैल्शियम चिलेशन कौन सी करती है, तो भाई ईडीटीए करती है। अगर आपसे पूछा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कौन रोक देती है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस वही रोकेगी जो शुगर के लिए यूज होगी, तो हमारी सोडियम फ्लोराइड होगी, ठीक है। नेचुरल कोई टेस्ट करना है हमें, बॉडी का मॉलिक्यूलर जेनेटिक, तो उसके लिए हेपेरिन यूज करते हैं, या फिर अगर ब्लड क्लॉटिंग के लिए देखना है मजा आता है, एपीटीटी पीटी डी डाइमर, तो उसके लिए हम ब्लू यूज करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री एनालिटिक एरर इन लैब टेस्टिंग। अब इसका आंसर बहुत लोगों ने गलत किया होगा, 100% किया होगा, ठीक है, कोई भी टेक्नीशियन कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया डाटा एंट्री, ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा रिएजेंट कंटामिनेशन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका दिया था सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग, ठीक है, और लास्ट इसका दिया था इनकरेक्ट टेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें से मोस्टली लोगों को लग रहा होगा सर इसका आंसर होना चाहिए डाटा एंट्री, है ना, क्योंकि जैसे ही हम कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, डाटा एंट्री होती है। तो अगर हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्री एनालिटिक स्टेज डाटा एंट्री होता है, पेशेंट की एंट्री करना। बट यहां पर बात की गई है लैब के टेस्ट में, यहां पर ध्यान देना आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम डाटा एंट्री करके आए, ये तो आंसर ठीक होना चाहिए हमारा, गलत क्यों है। अब आया समझ में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, तभी मैंने क्वेश्चन लिखा जो आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो क्वेश्चन में पूछता है कि प्री एनालिटिक एरर लैब टेस्टिंग में क्या है, तो लैब टेस्टिंग की अगर बात करी जाए तो प्री एनालिटिक में क्या आता है, सैंपल कलेक्शन, तो चलिए कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो 3 फेजेस होते हैं, पहले को बोलते हैं प्री एनालिटिक फेज, दूसरा होता है एनालिटिक फेज, और लास्ट होता है हमारा पोस्ट एनालिटिक फेज, है ना। अब ये 3 फेज होते हैं। अब ये फेजेस हैं क्या, बहुत सारे लोगों को जिसने एमएलटी में स्टार्ट की होगी, या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना कि ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ पाते हैं, उनके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, तो उनके लिए मैं अच्छे से समझाता हूँ ठीक है। तो एनालिटिक या फिर जितने भी फेजेस हैं ये सब आते हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, हर एक लैब को चलाने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर में हमारे क्या कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो कोई भी अगर टेस्ट होता है तो वो 3 फेजेस में होता है, दैट इज प्री एनालिटिक फेज और पोस्ट एनालिटिक फेज। अब इस बात से ही समझ में आ रहा है कि सैंपल आया और एक जगह पर क्या हमने कलेक्ट किया, उसको हम बोलेंगे प्री एनालिटिक फेज। जब वो लैब में पहुंच जाएगा उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसको हम बोलेंगे एनालिटिक फेज, और जब उसका रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे पोस्ट एनालिटिक फेज, ठीक है। तो अभी इन सबको समझते हैं। डाटा एंट्री मोस्टली अगर हॉस्पिटल की बात करी जा रही है तब वो प्री एनालिटिक में आएगा। अगर बात करी जा रही है एक लैब की,
तो लैब में सबसे पहले जब पेशेंट आता है उसका सैंपल कलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग। जो फ्लेबोटमी हम करते हैं ना, ब्लड कलेक्शन, फ्लैबोटमी, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम क्या, प्रेनेटिक फेज। तो सैंपल जो कलेक्ट हुआ, ठीक है, अगर कोई टिश्यू आया तो उस टिश्यू को किसी चीज में स्टोर करना, ठीक है, और लैब तक पहुंचाना, सब कुछ प्रेनेटिक में आता है। देन जो लैब के अंदर काम होता है, जैसे रिएजेंट का कुछ कंटेमिनेशन होना, ठीक है, और उसकी प्रोसेसिंग होना, उसका कुछ हमें क्या है, उसने हमने कोई मशीन को कोई सिग्नल दिया, या हमने कोई सा भी मशीन को एक वो दिया कि काम करो प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर एनालिटिक फेज। नेक्स्ट पोस्ट एनालिटिक में क्या होता है हमारा, जब टेस्ट का रिजल्ट आता है, ठीक है, और हम उसकी रिपोर्ट निकाल के देते हैं। तो इनकरेक्ट टेस्ट कैलकुलेशन किस में आएगी, पोस्ट में आएगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस एक पूरे एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, वो आपको हम कभी और क्लासेस में कराएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था, सीआरई का फोर्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन एचआईवी। तो जेनेटिक मटेरियल इन एचआईवी, एचआईवी को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इट इज अ रेट्रोवायरस, है ना। चलिए, तो इसके अंदर चार ऑप्शंस दिए थे। पहला दिया है डीएनए, चलिए ठीक है। दूसरा दिया है आरएनए, चलिए ये भी ठीक है। तीसरा दिया है बोथ, और चौथा दिया है नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसके अलावा कुछ होते भी नहीं डीएनए और आरएनए के अलावा, ठीक है, नन ऑफ द अबव। चलिए, तो जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले हम बात करेंगे, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, हमारी बॉडी के जेनेटिक कैरेक्टर्स, हमारी बॉडी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या करता है, कैरी करता है और पहुंचाता है किससे, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो जेनेटिक मटेरियल इन एचआईवी, एचआईवी क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। एड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है एक वायरस जो ह्यूमंस को होता है, उसको हम कहते हैं एचआईवी। एड्स की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब ह्यूमन के अंदर जो वायरस एंटर होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, डीएनए। तो चलिए अब हम समझते हैं, अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है तो डीएनए है। दैट इज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता है, आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। ये हम जब एचआईवी को पढ़ेंगे ना अच्छे से वायरस, तब उसके अंदर हम पढ़ेंगे वायरोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर जो आंसर होना चाहिए आरएनए। अब आरएनए भी कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। एचआईवी जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और दूसरी चीज इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और से दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, इनको और क्या बोलते हैं हम, रेट्रो, ठीक है, बिकॉज दे कैन डू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब हम पढ़ेंगे ना डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, तो हम पढ़ेंगे उसके अंदर कि हमारा जो डीएनए से आरएनए बनता है ना, वापस डीएनए बन सकता है बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम है, ठीक है, जो किसके अंदर होता है, एचआईवी के अंदर होता है। और एचआईवी के बारे में एक चीज और सुन लेते हैं, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इजी है फिफ्थ वाला, जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होता है ना। अभी हम क्वालिटी कंट्रोल ही पढ़ रहे थे, तो दो तरह, तीन तरह का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, और एक होता है हमारा, चलिए, इंटरनल क्वालिटी
कंट्रोल। अब कॉमनली इसको हम बोलते हैं IQAC, इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। और एक होता है हमारा EQAS, EQAS, दैट इज एक्सटर्नल क्वालिटी अश्योरेंस सर्विसेज, एक्सटर्नल क्वालिटी अश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। इक्वास जो होता है, अब ये होता क्या है, देखो कोई भी लैब है ना, उसके अंदर जब किसी भी मशीन के अंदर हम सैंपल चलाते हैं ना, इसको ऐसे समझते हैं, किसी भी मशीन के अंदर अगर हम कोई सैंपल रन करते हैं, सैंपल मतलब ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल जो भी है, उस सैंपल को क्या है, किसी एक नोन वैल्यू से, किसी एक नोन वैल्यू से जानकर ही हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो जब हमें पता होगा कि बंदर कैसा दिखता है, तभी तो हमारे सामने बंदर आएगा तो हम कह पाएंगे ना कि ये बंदर है। अब हमने जिंदगी में बंदर को देखा ही नहीं और हमारे सामने कोई बंदर आए खड़ा हो जाए तो क्या हम बोल सकते हैं बंदर है? नहीं ना। तो वही, तो जितने भी सैंपल रन करते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, पहले से ही उसमें क्या होता है, एक नॉन वैल्यू लगाई जाती है, ठीक है। अब वो वैल्यू लगाने को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो अब ये क्वालिटी कंट्रोल जो है दो तरह का होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, तो वो क्या होता है, बाहर के हॉस्पिटल्स या बड़ी बड़ी लैब्स क्या करती है, छोटी लैब्स को या फिर अपनी लैब्स को क्या करने के लिए, उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए क्या करती है, छोटी लैब्स में क्या भेजती है, कुछ सैंपल्स भेजती है। अब वो सैंपल्स जो होते हैं, जो छोटी लैब होती है, वो उनको नहीं पता होता कि वो जो सैंपल है वो किसके लिए कौन सी नॉन वैल्यू है, वहां पर सिर्फ लिख कर दिया जाता है कि आपको क्या करना है, इस टेस्ट से अपनी एक वैल्यू देनी है। अगर वैल्यू जितनी अच्छी होती है उस हिसाब से क्या होता है, लैब्स को रैंकिंग मिलती है और NABL रैंकिंग्स मिलती है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। अब इंटरनल क्वालिटी क्या होती है, पूछा गया है इसके अंदर, दिन में कितनी बार लगाई जाती है, ठीक है। एक लेबोरेटरी में इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कितनी बार लगाया जाता है, तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। अब देखो इंटरनल क्वालिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब यहां तो लिखा है डेली, ठीक है, आंसर भी हाँ डेली है, क्योंकि रोज लगाएंगे ना हम तो क्वालिटी कंट्रोल सुबह के टाइम आकर, क्योंकि रात के टाइम तक सैंपल क्या होता है, खत्म हो जाता है, रिएजेंट भी क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। तो हमें क्या है, रोज सुबह उठ के क्या होता है, एक क्वालिटी कंट्रोल रिएजेंट अपना लगाना होता है, ठीक है। तो उस रिएजेंट को हम और क्या कहते हैं, ठीक है, क्वालिटी स्पेसिफिक रिएजेंट। तो ये जो हमारा उसकी एक नॉन वैल्यू होती है, उससे हम क्या है पूरे दिन सैंपल चलाते हैं। तो बात की जा रही है डेली, अब डेली में कितनी बार, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब क्या होता है, हमारे हॉस्पिटल में अगर 3 शिफ्ट है ना, हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट होती हैं, सुबह की मॉर्निंग, फिर इवनिंग और फिर नाइट। तो उसमें हम 3 कंट्रोल लगाते हैं, कितने लगाते हैं, 3 कंट्रोल लगाते हैं। तो 3 बार हम क्या करते हैं, उसकी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। अगर ये हमारा हॉस्पिटल क्या है, 2 शिफ्ट में काम करता है तो 2 लगाते हैं, 1 में काम करता है तो 1 लगती है। मोस्टली वैसे लैब्स और हॉस्पिटल में 1 ही लगती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? चलिए जी, तो मुझे लगता है कि हम मोस्टली सारे टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं रिलेटेड, है ना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। बाकी क्वालिटी कंट्रोल हम पूरा चैप्टर है, हम अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसी में क्वेश्चन दिया गया एक और, दैट इज EQAS, दैट इज एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस, है ना। जो हमारा एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस है, प्राइमरीली प्रोवाइड्स ठीक है। तो हमारा जो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल है वो प्राइमरली क्या हमें प्रोवाइड करता है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर। पहला ऑप्शन दिया है डेली प्रिसीजन मॉनिटरिंग, डेली प्रिसीजन मॉनिटरिंग। दूसरा दिया है कैलिब्रेशन वैलिडेशन,
तीसरा में दिया है कंपैरिजन ऑफ लैब रिसर्च, कंपैरिजन ऑफ लैब रिजल्ट विद पीयर लैब्स, ठीक है। और लास्ट हमें दिया है डिटेक्शन ऑफ रैंडम एरर्स, डिटेक्शन ऑफ रैंडम एरर्स। चलिए सबको एक बार समझते हैं। अभी हमने पढ़ा था जो डेली प्रिसीजन मॉनिटरिंग होती है उसको और क्या कहते हैं हम, IQAC कहते हैं, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा। दूसरा बोला है कैलिब्रेशन वैलिडेशन, तो ये भी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है, क्योंकि अगर हम अपनी मशीन को एक नॉन स्टैंडर्ड रिएजेंट से कैलिब्रेट, अब सबसे पहले देखो इंग्लिश इसलिए आनी बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बिल्कुल है, बट अगर हम हिंदी पढ़ेंगे ना तो ये वर्ड्स हमें नहीं आएंगे और हम पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़नी तो जरूरी है। तो कैलिब्रेशन का असली मतलब होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड वाइट है ना, अब इसको देखिए हम और व्हाइट बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। सेम वही जैसे मैंने आपको बंदर वाला एग्जांपल दिया था, जब तक हमें चीज के बारे में नहीं पता है ना तब तक उस चीज की हम कोई भी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। तो कैलिब्रेशन होता है कि बाहर के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, या एक ऐसा इंसान जिसके सारे पैरामीटर्स बॉडी के जितनी भी वैल्यू थी सब नॉर्मल आई है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, मशीन को क्या कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन वैलिडेशन। तो ये भी IQAC का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ लैब रिजल्ट्स विद पीयर लैब्स। पीयर मतलब आसपास की लैब से हम कंपेयर करते हैं, तो यही इसका आंसर है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसी का आंसर है क्या, इक्वास, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, इक्वास वाला। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ रैंडम एरर्स, ये भी हम IQAC के अंदर करते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए हम, ठीक है, आगे एक और चार्ट पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं LJ चार्ट, ठीक है, जो वेस्ट गार्ड रूल से चलता है। LJ का फुल फॉर्म होता है लेविजेनिन। तो लेविजेनिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है, एक चार्ट बनाया था कि जो हमारी मशीन्स होती हैं वो क्वालिटी कंट्रोल में कितनी वैल्यू तक रहती है और कब जाके क्या होता है उसके अंदर एरर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर पता लग गया आपको, कंपैरिजन ऑफ लैब्स। नेक्स्ट वी विल मूव टू 7th क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉइल्ड वेस्ट दैट इज contaminated gauze dressing is discarded in which bag। चार ऑप्शन दिए A B C D, ठीक है। रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। चलिए तो थोड़ा सा हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, BWM। अब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहता है कि हर एक कूड़े को, गार्बेज को या डिस्पोजल, जो भी हमारे कॉन्टेमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे इंजेक्शंस हैं, उन सबको प्रॉपरली हमें, ठीक है, डस्टबिन में क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए, फेंकना चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लास्टिक है तो उसका अलग डिस्पोजल होगा, उसका अलग आगे क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। मेटल जो होता है उसका अलग होगा, और जो इन्फेक्टेड है उसका अलग होगा, नॉन इन्फेक्टेड का अलग होगा। तो उसको हम पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के बैग्स आते हैं, ठीक है। अब कभी भी आपसे बोला जाए ना कि BMW पढ़ना है तो WHO की
डिस्पोजल गाइडलाइन से पढ़ना और कहीं से मत पढ़ना, मतलब बहुत जगह कहीं पे ब्लैक को कुछ और दिखा रहा होता है कहीं, और कहीं पर ब्लैक को कुछ और दिखा रहा होता है। एग्जांपल बताता हूँ, ब्लैक जो होता है उसको नॉर्मली हम अपने जो हमारे नॉर्मल पेजेस होते हैं ना, ये हमारा खाने का सामान होता है, उस सबको फेंकने के लिए यूज करते हैं ब्लैक को। बट अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की, तो ब्लैक मोस्टली किसके लिए होता है? पॉइजनस इंजेक्टिव्स के लिए, ठीक है, और टिश्यूज के लिए, टिश्यूज के लिए भी इसे हम यूज करते हैं, ठीक है, या फिर गामा ट्रीटेड टिश्यूज, ठीक है, या फिर मोस्टली सीटी और जो MRI का होता है ना, स्कैन जो होते हैं उसकी चीज होती है, वो सब हम ब्लैक में डालते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेड की, येलो की और ब्लू की, ब्लू मोस्टली किसके लिए होता है? निडल के लिए, ये जितने भी शार्प फेस्ड होते हैं, ठीक है, उसके लिए ब्लू यूज होता है। येलो मोस्टली हमारा कॉटन वॉटन के लिए यूज होता है, ठीक है, इन सब के लिए, ये कपड़े की जितनी भी चीजें होती हैं क्लॉथ लाइक, ठीक है। रेड जो होता है हमारा, वो मोस्टली किसके लिए यूज होता है? प्लास्टिक के लिए, ठीक है। अगर हमें देखना है मेजर डिफरेंस, तो मेजर डिफरेंस, अगर इस क्वेश्चन का आंसर पहले कर लेते हैं, सॉइल्ड वेस्ट। अब यहाँ बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी थी, सोच लिया था ये सॉलिड लिखा है ना, यहाँ हम गलती कर देते, क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं, बच्चे कहते हैं सर हमने सॉलिड पढ़ा और ब्लू वाले को टिक मार दिया, सॉलिड नहीं है, सॉइल्ड वेस्ट। अगर सॉलिड भी लिखा था तो क्या आप ये नहीं पढ़ सकते थे गॉज और ड्रेसिंग, तब तो कपड़ा होता है ना, तो इसका आंसर येलो था। चलिए कोई बात नहीं, बहुत गलती आप करके आए, हम भी कर देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप याद रखें ना, तो आगे कभी गलती होगी नहीं। ये 4-5 बैग होते हैं हमारे पास, इनको याद करना, और भी बहुत सारे बैग्स दिए होंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर, इतना ध्यान मत देना क्योंकि क्वेश्चंस में मोस्टली आते ही नहीं है। पर डिस्पोजल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हमेशा MLT में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन बड़ा इजी है। ABO एंटीबॉडीज, बट बहुत सारे बच्चे इसको करके ही नहीं है, छोड़ के आ गए। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, कौन सी टाइप की एंटीबॉडी है ABO? 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। क्वेश्चंस आर IgG, IgA, IgE और IgM, ठीक है। तो आंसर इसका IgM है, बट बहुत सारे बच्चों ने एक गलती करी है, ठीक है। अब वो गलती क्या की है उन्होंने लिख दिया है IgG, IgG, सर IgG है, हाँ IgG भी होता है, बट किसका होता है? RH का होता है, ठीक है। अगर हम RH ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो उसका आंसर होता है IgG, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत बच्चों ने गलती करी है पेपर के अंदर, IgG लिख दिया है, IgM नहीं लिखा है, ठीक है। जिसने किया है, अब ब्लड ग्रुपिंग का हम पूरा पढ़ेंगे, IgG, IgA, ठीक है, IgM, बस एक निमोनिक याद कर लो एंटीबॉडीज को याद करने का, दैट इज गेम बहुत खेलते हो ना, इसको याद करने का तरीका होता है, 5 होती है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, जिसमें मोस्टली हमारी IgM जो होती है वो पेंटावेलेंट होती है, 5 से बनी होती है, ठीक है। कुछ हमारी एक से बनी होती है, कुछ 2 से बनी हुई होती है, ठीक है। ये सब भी हम जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे ना, इम्यूनोलॉजी के अंदर ये पूरा टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम 9th क्वेश्चन पे, दैट इज, क्वेश्चन इतना इजी था, सबने ये भी गलत किया है। क्वेश्चन क्या बोलता है? हाइपर यूरिसीमिया is most commonly seen in
कॉमनली सीन इन। अब बहुत सारे बच्चों ने इसको ग्लाइसीमिया समझ लिया और गलती करके आ गए, है ना। क्वेश्चन ना पढ़ने का, इंग्लिश ना अच्छे से पढ़ने का, ठीक है, यही फाइनल रिजल्ट होता है। और देखो बड़े दिमागदार लोग क्वेश्चन में डायबिटीज डाल ही दिया इन्होंने कि लो वो आप भी कंफ्यूज मत पढ़ो, इंग्लिश डाल देना डायबिटीज। ध्यान रखना डायबिटीज मेलाइटिस नहीं डाला है, इंसिपिडस डाला है। अब इससे रिलेटेड मोस्टली एक ना एक क्वेश्चन और आ सकता है, ठीक है। 100% CRE 5 में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड वापस आएगा, ठीक है, गारंटी। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि इन चारों में से ही आएगा, बट हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है, इन सबसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपर यूरिसीमिया। यूरी मतलब यूरिक एसिड की बात करी जा रही है, यूरिन की बात करी जा रही है, ठीक है। तो इतना कोई सोचने की जरूरत ही नहीं थी। गाउट, गाउट में ही हो सकता है हमारा, ठीक है। यूरिक एसिड जो होते हैं ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट्स में जाके क्या होते हैं, वहां पर क्या करते हैं, जॉइंट्स पेन करते हैं, तो उसको हम गाउट बोलते हैं। डिसीज है, ठीक है, हेरिडिटरी डिसीज है गाउट, ठीक है। तो गाउट का तो चलो आपको पता लग गया, हाइपरग्लिसीमिया। डायबिटीज का क्या होगा, इंसिपिडस का क्या होगा, है। एक और ले लेते हैं हम, डायबिटीज मेलाइटस भी ले लेते हैं, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज से रिलेटेड है, ग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट जो डायबिटीज इंसिपिडस है, बहुत सारे लोग ने यही गलती करते हैं, इंसिपिडस और मेलाइटस में डिफरेंस नहीं समझते हैं। जो हमारा इंसिपिडस है वो होता है एडीएच की वजह से, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा एडिसन डिसीज, एडिसन डिसीज किसकी वजह से होता है, कॉर्टिसोल की वजह से, या फिर एंड एल्डोस्टेरोन की वजह से, ये हार्मोन के नाम है जिसकी वजह से होता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करी जा रही है तो ये किसकी वजह से होता है, टीएसएच की वजह से होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 9th, ठीक है। चलिए अब मोस्टली इससे हमारे 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर इन 10-12 में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है 100% आएगा, इससे एक क्वेश्चन तो आता है। हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम बढ़ जाना, हाइपर क्लोरीमिया, ठीक है, क्लोरीन बढ़ जाना, हाइपर नेट्रीमिया, ठीक है, सोडियम बढ़ जाना, हाइपर फॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट बढ़ जाना, इनसे एक ना क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, जो हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वायरस कैन बी कल्टिवेटेड इन, वायरस जो होते हैं किसमें कल्टीवेट किए जाते हैं। अब व्हाट इज कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का कोई इतना बड़ा मीनिंग नहीं। कल्टीवेशन का मतलब होता है ग्रो कराना, ग्रो इन नंबर। क्यों, अब कल्टीवेट क्यों कराते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई सैंपल लेते हैं ना, तो सैंपल में से जो भी वायरस होता है उसको हमें बहुत जगह से स्टडी करना होता है, अलग अलग लैब्स में भेजना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको किसी भी मीडिया में या ह्यूमन के अंदर या किसी माइस के अंदर क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, ठीक है, जिससे उनका नंबर बढ़ जाए। अब बैक्टीरिया, फंजाई, फंगी जिसे बोलते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स, इन सब के पास क्या है, इसको हम आउटसाइड ग्रो कर सकते हैं। कहाँ आउटसाइड, बाहर ग्रो कर सकते हैं, मतलब इनको खाना ना देके ना बाहर हम नंबर में इंक्रीज करा सकते हैं। उनको हम कहते हैं मीडिया में, ठीक है, कल्चर मीडिया के अंदर। बट वायरस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हम, दे आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड, है ना।
एंड इनसाइड आके लिविंग हो जाते हैं। तो जो वायरस होते हैं वो सिर्फ कहाँ ग्रो सकते हैं, ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है, या फिर किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर। तो वायरस के 4 ऑप्शन दिए, न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ क्या, अगार, अगार जेली होता है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया फंगल के लिए हो सकता है, ठीक है, बाहर की ग्रोथ है। दूसरा क्या है हमारा, ब्लड अगार, ब्लड अगार भी किसके लिए है, सेम अगार, सेम पैरासाइट इन सब के लिए, ठीक है। सी है हमारा लिविंग सेल या फिर टिश्यू, ठीक है, और फोर्थ है हमारा मैकॉनकी अगार, सबसे मोस्टली यूज अगार, तो ये भी इनके लिए। तो हमने अभी बताया था कि किसके अंदर होता है, ह्यूमन या लिविंग सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है 10 क्वेश्चन सीआरई के हमने कंप्लीट कर लिए, विद कह सकते हैं कि 10 तो नहीं, हमने कम से कम 100 क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व कर लिए होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही मैं आपके लिए रोज कुछ ना कुछ वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। जैसे ही हमारा CRE 4, अब देखो मैं इतनी जल्दी इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि CRE 5 जो है हमारा वो 2 से 3 महीने बाद है, ठीक है ना, मई जून में, तो ध्यान रखना है, अभी एकदम से वो आ जाएगा फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये मोस्टली मैं उन बच्चों के लिए रख रहा हूँ, ठीक है, 1 महीने की क्लासेस जिन्होंने अपना CRE 4 अच्छे से कर नहीं पाए, ठीक है। बाकी इस पूरे साल में आपको एक एक करके सारे MLT के टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मोटिवेट करना। चलिए।